नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे, डेली का एनालिसिस मिलता रहे। बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे हुए दिखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको उसके ऑप्शन बदले हुए दिखेंगे। तो उसको आप लोगों को बस आपकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को डिजाइन करा जा रहा है कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। विश्व जल दिवस के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहले आपका जल आया, फिर उसके बाद आपकी पृथ्वी आई तो फिर आपकी यहाँ पर बहुत सारी वेरायटी विविधता देखने को मिली, और जब विविधता होगी तो उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए महीने का भी फर्क है। जैसे 22 मार्च को यहाँ पर जल आ गया, फिर बोला जल आ गया तो हम रहेंगे कहाँ? आप लोग व्यवस्था कीजिए सर कि हम कहाँ रहें। तो हमने कहा ठीक है, आपको एक महीने बाद आपको एक पृथ्वी मिल जाएगी। तो 22 अप्रैल को यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया गया। अब पृथ्वी जब हुई तो एक महीने में क्या हुआ, जब पानी और जल दोनों होंगे तो कहीं ना कहीं विविधता आपको देखने को मिलेगी। जैसे पेड़ पौधे आ गए, इंसान बस गए, जानवर आ गए, सभी लोग आ गए, तो विविधता देखने को मिलेगी। तो एक महीना अप्रैल के बाद मई में आप देखोगे विविधता देखने को मिल गई। फिर आप देखोगे जब विविधता देखने को मिली तो कुछ टाइम बाद ही आपको यहाँ पर 10-15 दिन बाद ही आपको देखने को मिला कि एक पर्यावरण, अच्छा खासा पर्यावरण देखने को मिला आपको, ठीक है ना। तो 5 जून को क्या बना देते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ये आपका ओजोन दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को ये हिंदी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईवीएस में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना। अब देखिए सीडीपी में लुईस ब्रेल लिपि से आपको सवाल बनेगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको जनवरी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या 4 जनवरी को मनाया जाता है, या 14 जनवरी को मनाया जाता है, या 24 जनवरी को मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से भी सवाल बना था, लेकिन वो इंडिया के कुछ ऑप्शंस थे। बच्चों ने बताया इंडिया के ऑप्शंस थे, तो अब इंडिया के ऑप्शन है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। और जहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो लंबे लंबे पेड़ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो देखिए पहला तो आपको हम इसको मैप से देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पर इस चीज़ को देखा जा सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन में जो इंडिया था तो इंडिया से देखेंगे। वैसे आप देखोगे भूमध्य सागर, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास में जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा आपको उष्णकटिबंधीय अगर भारत में पूछ लेगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से आती है मानसून। अब मानसून आएगी तो क्या लेकर के आएगी? वर्षा। और कहाँ से लेकर के आती है? भूमध्य सागर से होते हुए लेकर के आती है, भूमध्य रेखा से वर्षा। वर्षा आता है सबसे पहले केरल के तट पर, खूब बरसात होती है। तो यहाँ पर खूब अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलता है कि बरसात होती है यहाँ पर। तो ये कौन सा केरल कौन सा है? पश्चिमी तट, ठीक है, ये पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है वर्षा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर है। फिर उसके बाद कुछ मानसून यहाँ से निकल जाता है, कुछ मानसून यहाँ से निकल जाता है, और ऐसे निकलते निकलते कहाँ चला जाता है? 7 सिस्टर्स के पास। तो आपको कुछ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ देखने को मिलेंगे? मेघालय में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में। इस एरिया में आपको, अरुणाचल प्रदेश में तो खैर नहीं है, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा, इन सभी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आसाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको पता ही है आसाम में बांस फेमस है, बांस लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। आप देखोगे ये कौन सा है? उत्तर। ये है कौन सा है? नीचे दक्षिण। ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो ये कौन सा एरिया पड़ता है? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व मिलाकर के उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा आप देखोगे कि यहाँ पर इधर जो है ये कर्नाटक का पठार है, तो केरल में आता है, फिर ऊपर जाता है ना तो कम हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है पूर्वी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से धीरे धीरे करके आप देखोगे टकरा करके बादल जो है पीछे चले जाते हैं, या फिर बरसात हो जाती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं कम। तो पश्चिमी घाट पर तो बरसात होती है, लेकिन कर्नाटक के पठार पर कहीं ना कहीं बरसात नहीं होता है। मालवा के पठार यहाँ पर है, यहाँ पर भी कहीं बरसात नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पर वर्षा वन नहीं पाए जाएंगे। इस चीज़ को, वर्षा होगा तभी तो वन निकलेंगे ना। तो बरसात से वन निकलने वाले, आपको पता है कि गांव में क्या होता है, बरसात होती देखते हो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ निकल जाती हैं, गर्मियों में दिखने को मिलता है नहीं। तो उसी तरीके के जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर वन निकलते हैं। तो एक तो आपको इधर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, केरल में देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मालवा का पठार में आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, जैसे कि गुजरात हुआ, आपका ऊपर देखोगे तो आपका राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। कर्नाटक का क्षेत्र जो है, केरल से ऊपर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। पूर्वी घाट अब मैं आपको दिखा देता हूँ। पूर्वी घाट क्या है? मैंने अभी आपको केरल का एरिया दिखाया, पश्चिमी घाट। तमिलनाडु जो होता है पूर्वी घाट पर है, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है आपका पूर्वी घाट, पूरब से आ रहा है ना इधर, तो ये है पूर्वी घाट। तो इधर जो है
आपको बरसात बहुत कम देखने को मिलती है। बरसात कब देखने को मिलती है? जब बरसात जो है मानसून लौटता है तब इधर बरसात होता हुआ दिखता है आपको। और इधर ही जब मानसून लौटता है तो देखते हैं उड़ीसा वगैरह में चक्रवात आने लगते हैं, तो इधर तो आपको बरसात ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, इधर ज़्यादा बरसात होगी नहीं तो वर्षा वन पाए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मालवा पठार कर्नाटक और पूर्वी घाट में हुआ नहीं। उत्तर पूर्वी भारत जैसे आसाम वगैरह हुआ वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। अब ऑप्शन में अगर आपके पास गुजरात था, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्षावन ही हों, वो जंगल है, जरूरी नहीं हो वर्षा से हो। तो याद रखिएगा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे, जैसे भूमध्य सागर भूमध्य रेखा के पास आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए अधिगम से भी सवाल बना था, तो अधिगम आपको पता होना चाहिए अधिगम क्या होता है। बच्चे जो है अधिगम जो है चर्चाओं के द्वारा सीख सकते हैं, समूह में रह करके सीख सकते हैं, अवलोकन के द्वारा सीख सकते हैं, खुद कर करके सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी आपको याद करने की बात की जाएगी, जहाँ पर आपको अभ्यास करने की बात आएगी, वो सारी चीज़ें गलत हैं। परीक्षाओं में देखोगे जब बच्चा निष्क्रिय होगा तो क्या करेगा, वो परीक्षा अच्छे से नहीं दे पाएगा, हाथ पैर कांपेंगे, तो उससे तो दिक्कत होगी ही। तो देखिए शिक्षार्थी को भागीदारी के लिए आवश्यक क्या है, किस तरीके से आप अधिगम में हिस्सा ले सकते हैं। तो आप देखिएगा जब सक्रिय रहेंगे ना तभी आप चीज़ों कर पाएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं कहीं और खोए हुए हैं तो इससे आपको कंसंट्रेशन जो है वीडियो पर है ही नहीं, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो सक्रिय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पर जो है आप वही काम करिए, लेकिन दिमाग मानता नहीं है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझते हैं आप कि सक्रिय रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्र रहने से काम नहीं चलेगा, आप इस चीज़ को जानिए। आंशिक रूप से चीज़ों को अगर सीखोगे तो भी, जैसे छोटी नॉलेज क्या बोलते हैं इसको, कि कम ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। तो आंशिक रूप से नॉलेज मत लीजिए और ना ही आंशिक रूप से कंसंट्रेशन लगाइए, इससे बीच बीच की चीज़ें आप भूल जाओगे और फिल इन द ब्लैंक्स भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब 20-25 फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना हो। ठीक है, तो चीज़ों को सीखिए, सक्रिय रूप से सीखिए। अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सक्रिय रूप से चीज़ों को सीख पाएं। एक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है, थोड़ा सा आसना अच्छा करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ मैं। मेरा काम ये है। मेरे को बच्चों ने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। बच्चों ने बोला कि कोहलबर्ग से एक अच्छा लड़का और अच्छा लड़की को लेकर के यहाँ पर आज्ञाकारी वाले एक प्रश्न आया था सर, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका काम ये है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ कर पेडागोजी को करके जाइए। आसान आ रहा है क्वेश्चन, आप निकाल पाओगे। लेकिन फिर वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-4 क्वेश्चन को पकड़ करके बैठ जाओगे, ये तो नया पूछ दिया, तो वो ईवीएस के क्वेश्चन नए होते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन पुराने होते हैं। ठीक है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों से अच्छा देखना जाना चाहती है। वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? कोहलबर्ग के विकासों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इनकी 3 अवस्थाएं थी। कोहलबर्ग की नैतिकता के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो कि 4 से लेकर के 10 साल तक की होती है, जिसमें बच्चा आज्ञा पालन और दंड सीखता है। दूसरी है पारंपरिक, जो कि 10 से लेकर के 14 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरी होती है उत्तर पारंपरिक, जो कि 14 से लेकर के ऊपर तक की अवस्था होती है। अब बच्चा अच्छा दिखना कब चाहता है? जब किशोरावस्था में एंटर कर जाता है। किशोरावस्था में जब एंटर कब करता है? वो होता है 12 साल की एज के बाद। तो कौन सी एज हो जाएगी? वो पारंपरिक अवस्था हो जाएगी, जिसमें बच्चा अच्छा दिखना चाहता है। बच्चा बात कब मानेगा? जब किशोरावस्था में नहीं होगा, मतलब उससे नीचे, मतलब कि कौन सी अवस्था होगी? 4 से 10 साल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पूर्व पारंपरिक में क्या होता है? बच्चा जो है आज्ञा मानता है, दंड और पुरस्कार से सीखता है, नैतिकता सीखता है। उसको लगता है कि यार मैंने गलती कर दिया, पापा मारेंगे, तो गलती नहीं करता है। ठीक है, पापा का आने का वक्त हो चुका है तो टीवी बंद करके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। दिखाना भी ज़रूरी है ताकि पापा को लगे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कौन सी एज होती है? 4 से 10। लेकिन पारंपरिक में पापा कुछ भी कहेंगे मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि अब किशोरावस्था में चला गया बच्चा। उत्तर पारंपरिक अवस्था में तो बच्चे जो है बहुत समझदार हो जाते हैं, रूल को मानते हैं तब तक जब तक ज़रूरत है, नहीं तो फिर नहीं मानते। थोड़ी बहुत समझदारी आती है, लेकिन रूल तो तोड़ते ये भी हैं। सवाल ये बनता है कि कौन अच्छा दिखना चाहता है, इंप्रेस कराना चाहता है? तो याद रखिएगा इंप्रेस दिखाना कौन चाहता है? वो होता है पारंपरिक वाला, जो अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन होती है, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था और इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया। जो बच्चा ये सोचता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे दे दीजिए, तो यार ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप इस चक्कर में रहोगे तो आप वेस्ट करोगे अपना टाइम, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ों को पढ़िए, आसानी से आपका क्वेश्चन निकलेगा, पेपर भी निकलेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। मतलब कि एक अधिगम प्रक्रिया है जिसको आप अच्छा करना चाहती हैं, तो आप किस तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। मैं ही कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ आपसे। तो 4 ऑप्शंस में से मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा जो कि बच्चे सीख सकते हैं, जिससे संकल्पनाओं का प्रगतिकरण जटिलता से हो सकता है। तो मैं जटिल प्रश्न करा दूँ और कहूँ देखो मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जितने मुश्किल क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, इससे बड़े कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो जटिल क्वेश्चन कराने से क्या आपका पेपर निकलेगा? जटिल क्वेश्चन जो 2-4 ही होते हैं, बाकी सब तो इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग में छप सकते हैं, आराम से कर सकते हो। तो जटिलता से कोई मतलब है नहीं। अब सारी चिंतन को प्राथमिकता दे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिकता। जहाँ पर भी किसी चीज़ को आप प्राथमिकता देने लगोगे वो ऑप्शन ही गलत हो जाता है।
ठीक है, आपको समावेशी शिक्षा में क्या करना है, किसी को प्राथमिकता नहीं देनी है, सभी बच्चे एक समान है, सभी के भाषाएं एक समान है, सभी की सोच एक समान है, किसी की सोच को आपको गलत नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर पूछे ना होनहार बच्चे को किस तरीके से करना है, तो होनहार बच्चे को अपसारी चिंतन के लिए प्राथमिकता देना है। लेकिन यहाँ पर होनहार की तो बात नहीं करी गई है, प्रतिभाशाली बालक की तो बात की नहीं गई है। तो जब भी आप देखोगे अधिगम प्रक्रिया की बात करें और जहाँ पर यहाँ पर अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देने की बात करें तो बच्चे आंसर बी करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर बी नहीं होगा। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है। अब संकल्पों के बीच में महत्व खोजने की बात करूं तो ये वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा जब करके सीखेगा तभी तो मज़ा आएगा ना। तो वो खुद खोजने वाला, ढूंढने वाला जो हिसाब किताब होता है, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होता है। न कि आप देखोगे प्राथमिकता दे रहे हो कि जो अपसारी चिंतन वाला बच्चा है वही इस चीज़ को कर पाएगा। अपसारी चिंतन वाले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि इससे बच्चे सीखें। तो सिंपल सी बात यह है कि आंसर नंबर जो थर्ड होगा ये आपका राइट आंसर होगा। 4 भी देखेंगे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता, तो ये तो गलत हो गया। जब आप देखोगे कि क्लास में आप कहीं ना कहीं आप ये करोगे, प्रतिद्वंदिता करोगे, तो क्या होगा, एक बच्चा जीतेगा तो दूसरे बच्चे को लंच में कहेगा, देखा तेरी औकात इतनी ही थी, तुम मुझसे कभी जीत ही नहीं सकता। अब बच्चे को अगर किसी के सामने कह दो तो वो तो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा कि इसके सामने कैसे बोल दिया, वो तो मेरी बेइज्जती करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके की प्रतिद्वंदिता आपको क्लास में करानी ही नहीं है। चर्चाएं करा सकते हैं, समूह बना करके चर्चाएं करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिद्वंदिता नहीं करानी है। तो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देना है, ताकि बच्चे जो हैं किसी तरीके से चीज़ों को खोजें, ठीक है, और खुद को करके सीखने की कोशिश करें। तो ये इस्तेमाल करने से बच्चा जो है सीख सकता है। जैसे कि आप मान के चलिए कमल के फूल के बारे में बात करें, तो बोलिए कि कमल का फूल लेकर के आओगे तुम लोग, ढूंढ करके लाओ कहाँ से है, और कमल और गुलाब दोनों लाओगे, तुम गुलाब लाओगे तुम कमल लाओगे, और दोनों में संबंध खोजने की कोशिश करो कि कौन अच्छा है। आखिर गुलाब जो है, कमल जो है, दोनों की महत्व क्या है, गुलाब कब दिया जाता है, कमल कब दिया जाता है, कमल राष्ट्रीय फूल क्यों है, गुलाब क्यों नहीं है, जबकि गुलाब का इतना इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें को ढूंढने के लिए दीजिए ना, तब तो पता चलेगा ना। कमल को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि वो कीचड़ में उग जाता है। मतलब एक बात बताइए, एक बच्चा जो गरीबी में है, गरीबी से निकल करके आईएएस बन जाता है, टीचर बन जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, समाज को आगे ले जाता है, वो अच्छा है, या फिर जो इसके पास सारे संसाधन है वो अच्छा बन जाता है, उसको बोला जाएगा? आप बताओ। तो सिंपल सी बात है, बच्चा सीखेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्त, इसमें ऑकवर्ड मत होना, आप लोग ऑफेंड मत होना कि टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, आपको सिखाने के लिए की जा रही है चीज़ें। आप इस चीज़ को समझिए, संबंध खोजने का इंपॉर्टेंट महत्व है। चलिए, वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो सवाल थे उसको भी बात कर लेते हैं। ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो वाइगोत्स्की की बात करें तो वो सांस्कृतिक उपकरणों के लेकर के बात करते हैं। आनुवंशिकता पर बात कौन करता है? पियाजे बात करते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता पर बात कौन करता है? पियाजे करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले डेवलप होता है, पहले बच्चे का दिमाग बढ़ता है, दिमाग में सोच आती है, फिर जाकर बच्चा भाषा सीखता है। दूसरी बात करें, भाषा से याद आ गया नॉन चॉम्स्की। चॉम्स्की ने क्या कहा कि भाषा बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? उनके अंदर एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चा भाषा देख देख करके अरे अपने आप सीख जाता है। फिर एक आते हैं क्रेशर, ठीक है ना, क्रेशर आते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करते हैं, SALAD, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं कि पहला भाषा तो बच्चा सीख चुका है, अब दूसरा भाषा भी सुनते सुनते सीख लेता है। आपको एक और आ जाएगा, तीसरा भाषा के बारे में बात करेगा। लेकिन चॉम्स्की पहले भाषा LAD के बारे में बात करते हैं कि भाषा अधिग्रहण के बारे में बात करते हैं। SLAD बोधगम्य निवेश के बारे में बात कौन करते हैं? क्रेशमर, ठीक है, क्रेशमर इसके बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि भाषा भी धीरे धीरे करके सीखी जा सकती है। जैसे कि आप आई जानते हो, मतलब इतने इंटेलिजेंट हो भाषा को लेकर के, तो आप एक स्तर और सीख सकते हो, मतलब एक भाषा और जान सकते हो, ये आपके अंदर कैपेसिटी है। तो ठीक है, तो भाषा जो है बाद में डेवलप होती है, जन्म के बाद डेवलप होती है, कौन कहता है? पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि सामाजिक संरचना में जब जुड़ोगे तो भाषा पहले डेवलप होती है और विचार बाद में डेवलप होता है। ये पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा, पहले भाषा डेवलप होगी। वाइगोत्स्की कहेंगे पहले भाषा डेवलप होगी, विचार बाद में आएगा, क्योंकि दिमाग बाद में विकसित होता है। पहले भाषा से डेवलप होगा तो भाषा से बच्चे के अंदर दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पियाजे कहते हैं पहले विचार डेवलप होगा, भाषा बाद में डेवलप होगा। आनुवंशिकता से ये बात नहीं करते हैं, ये पर्यावरण को महत्व देते हैं वाइगोत्स्की, इसको याद रखिएगा। तो पर्यावरण को महत्व देते हैं। अब पर्यावरण का महत्व का मतलब है जैव पारिस्थितिकी के बारे में ये नहीं बात करते हैं, और ना ही यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के बारे में सिर्फ इतना ही था कि ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके वातावरण को, सामाजिक संस्कृति को लेकर के, पाड़ के बारे में बात करते हैं, ZPD के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है, फिर विचार का विकास होता है। पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। पाड़ क्या होता है? जब कोई सहायता दी जाती है बच्चों को, उसको पाड़ कहा जाता है, जिसको स्कैप फोल्डिंग कही जाती है। जैसे कि आपको कल के लिए तैयारी करनी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, वो मैंने क्या कर दिया? पाड़ का काम कर दिया। आपका एडमिट कार्ड है, वो रिजल्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, ये रिजल्ट है, जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जो ये एरिया है इसको ZPD कहा जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें टीचर सहायता देता है, इसी एरिया को ZPD कहा जाता है। और जो टीचर सहायता देता है उसको पाड़
कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट बार बार रिवीजन करने से होगा कि आप एक टीचर के जैसे सोचना स्टार्ट कर दोगे। चलिए, अपना शिक्षण, अपना जो सिस्टम है टीचिंग वाला, वो उसमें किस तरीके की शिक्षा को इंपॉर्टेंस दिया जाता है समावेशी कक्षा में, तो आपको पता है बाल केंद्रित कक्षा को महत्व दिया जाता है। तो एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को। परीक्षा तो आपको पता है कि निगेटिव है। टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग। कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल आएगा दोस्त, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। कॉन्फिडेंस होगा ना दोस्त, किसी की वीडियो देखने की, मेरी वीडियो या किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद सेल्फ स्टडी से आप चीज़ों को निकाल पाओगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस कि अरे अब मुझे तो आने लगा है। ज्ञान की सक्रिय संरचना, और जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, उसके बाद किताब उठा करके देखोगे ना तो आपको मजा आएगा, यार ये क्वेश्चन भी हो रहा है, ये क्वेश्चन भी हो रहा है, ये क्वेश्चन, मजा आ गया। ये कॉन्फिडेंस होगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गुरुदक्षिणा के रूप में, बाकी इच्छा आपकी है। सक्रिय संरचना के रूप में प्रक्रिया को, ठीक है, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन, अगर मैं मान लो कि किसी तरीके से अपने कोर्स को जितने टॉपिक्स हैं फटाफट सारी वीडियोस को डाल दो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा क्या? इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को महत्व दे, जो बच्चों को कम, जो चीज़ें उस समय नीड है। जैसे अभी नीड क्या है कि वो क्वेश्चन करवाइए जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ाना नहीं है मुझे, इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए, उस चीज़ को करना, ना कि हमारा टारगेट है कि पाठ्यक्रम को फिनिश कर देना। दूसरी चीज़ है कि दंड आधारित कठोर, तो दंड तो देना नहीं है, कठोर अनुशासन जो है बच्चे यहाँ पर होंगे नहीं, ठीक है, तो याद रखिएगा दंड आधारित कठोर अनुशासन ये नहीं। अब देखिए यूट्यूब पर क्यों आ जाते हैं? अभी मैं बोलूँ कि मेरा एक एप्लीकेशन है, उस पर जाइए, लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए, आप करोगे? कहोगे यार इतना कौन करे, छोड़ो यार, यूट्यूब खोलो, फटाफट सर्च करो, आ जाओ। क्यों? आसान है ना। तो कोई भी चीज़ ऐसा करिए जो आसान हो बच्चों के लिए। अनुशासन में ज़्यादा नहीं रखना है कि सीधे बैठना है, गर्दन ऊंची होनी चाहिए, पीछे नहीं देखना। ऐसे करोगे तो बच्चा तो कहेगा पीछे देखने का मन कर रहा है, मैं पीछे देखूंगा। अब अनुशासन में वो नहीं देख सकते, बट दिमाग तो आपका पढ़ाई पे होगा नहीं, पीछे देखने पर होगा। तो अनुशासन आपको नहीं करना है, ठीक है। याद रखना कि ज्ञान को सक्रिय संरचना के रूप में आपको देखना है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये समाजीकरण की अवस्था को ना गलत कर देते हैं। समाजीकरण की अवस्था को गलत कर देते हैं कि समाजीकरण एजेंसी कौन है, समाजीकरण कारक कौन है, इस चीज़ को बच्चे को पता ही नहीं। अभी मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी एजेंट कौन है, प्राइमरी एजेंट कौन है, परिवार है या फिर माता पिता, तो बच्चे कहेंगे परिवार है, ठीक है। लेकिन एजेंट की बात की जा रही है। एजेंट कौन होता है? जो एजेंसी के अंदर रहता है। तो एजेंट, प्राइमरी एजेंट और प्राइमरी एजेंसी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी एजेंसी क्या होती है? परिवार। और एजेंट कौन होता है? परिवार के अंदर के जो सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता। अब इसी तौर पर हम देखेंगे सेकेंडरी की अगर हम बात करें और हम लोग सेकेंडरी एजेंट की बात करें, तो सेकेंडरी एजेंसी कौन होता है? स्कूल होता है। लेकिन सेकेंडरी एजेंट कौन है, मतलब कि कारक कौन है? तो वो होते हैं आपके टीचर्स, पीयर्स, जो आपके साथ पढ़ते हैं बच्चे। क्योंकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो सिखा सकता है, किसी भी बच्चे को सिखा सकता है। अगर उसको नॉलेज अच्छा खासा है तो वो किसी को भी पाड़ दे सकता है, मतलब सहायता दे सकता है। अगर 4 साल का बच्चा है जिसको अगर कोई चीज़ आती है तो 5 साल वाले बच्चे को सहायता दे सकता है कि हाँ बेटा ऐसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पियाजे इस चीज़ के बारे में मना करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? स्टेज बनाया हुआ है पियाजे ने। तो पियाजे ये कहते हैं कि जो 0 से 2 वर्ष का अवस्था है, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था है, तो पार कौन दे सकता है? 2 से 7 ही, क्योंकि इसका दिमाग ज़्यादा विकसित है। तो 2 वर्ष वाले को यही सिखा सकता है, 2 वर्ष वाला 7 वर्ष वाले को नहीं सिखा सकता। ये वाइगोत्स्की का कहना है कि कोई भी सिखा सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जिसकी ज़्यादा उम्र है उसके बारे में कौन बात करते हैं? पियाजे। अब यहाँ पर आप देखोगे पियर्स उसको कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो एजेंसी होती है प्राइमरी, वो होते हैं परिवार। जो सेकेंडरी होता है स्कूल। एजेंट कौन होता है? प्राइमरी, जिसमें माता पिता। सेकेंडरी कौन होता है? टीचर्स। अब बच्चे इसमें गलती करते हैं और आपने भी गलती करी होगी। अब नहीं, अब यहाँ पर पूछा गया प्राथमिक कारक। अब कारक कौन होता है? निकटस्थ परिवार, मतलब परिवार के करीबी। अब परिवार के करीबी परिवार नहीं होता, परिवार के करीबी लोग होते हैं। तो निकट मतलब जैसे कि दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं मतलब क्या है? रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार है मतलब कि आदमी ही तो हैं। तो निकटस्थ परिवार मतलब निकट परिवार के लोग। माता पिता का कार्यस्थल तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, वो तो स्थान हो गया। अस्पताल के कर्मचारी वो हमारे सेकेंडरी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकता। पुस्तकें और पत्रिकाएं, ये तो गलत हो गया। तो याद रखिएगा परिवार तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर माता पिता कारक हैं। लेकिन याद रखिएगा कारक जो है कारक के कार्यस्थल, ऑफिस की बात की जा रही है, तो ऑफिस होगा नहीं। देखिए कितना अच्छा घुमाया इसने प्रश्न को। परिवार के निकट की बात की जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। परिवार के निकट जो रहते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, ये आपके प्राथमिक कारक होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिस्कस हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करा है, बट मोटा मोटी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी क्वेश्चन देखिए शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनाने हैं। EVS के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं करा है, और ना ही हम लोगों ने अभी अपने हिंदी के क्वेश्चन से डिस्कस करे हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे
रात को मतलब शाम को 6-7 बजे के आसपास डिस्कस करेंगे दोनों पेपर को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके, आप उस चीज़ का एनालिसिस कर सकें। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी टॉपिक पर अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर लिंक होगा दूंगा, अगर बनाने की ज़रूरत होगी तो बना करके दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।